नमस्कार। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने जा रहा है। इस अवसर पर वे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। 240 सीटें पाकर गठबंधन की सरकार बनाने के बाद का संशय और तनाव दूर हो गया है। हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत और इंडिया अलायंस में बिखराव ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ा दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि फिलहाल उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं दिख रहा है, ना कोई नेता, ना कोई पार्टी और ना कोई विचारधारा। विपक्ष केवल नाम की राजनीति कर रहा है। मोदी की नाव को कोई नहीं हिला पा रहा है। विपक्षी दल और उनके नेताओं के पास वही घिसे पिटे मुद्दे हैं जिनमें या तो वो मोदी से मात खा चुके हैं या जिन्हें मोदी ने बेअसर कर दिया है। दोस्तों, यदि आपके पास व्हाट्सएप पर 75 साल के हो जाने पर मोदी के रिटायर होने के मैसेज आ रहे हैं तो मेहरबानी करके खुद को धोखे में ना रखिए। मोदी अभी कहीं जाने वाले नहीं। वे 2029 में भी बीजेपी का नेतृत्व करेंगे। इसे समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस वाले फार्मूले की जरूरत नहीं है। तथ्यों पर गौर करेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। हम बात करते हैं 2029 में मोदी की उम्र उतनी ही होगी जितनी आज डोनाल्ड ट्रंप की है। विपक्षी अगर मुगालते में रहना चाहते हैं कि उनका समय खत्म होने वाला है और राहुल गांधी का समय आने वाला है तो मान लेना चाहिए कि उन्हें मोदी युग की समझ ही नहीं है। देश के वोटरों के लिए विपक्ष के पास कोई बेहतर योजना नहीं है जो दिलचस्प और उत्साहित करने वाली हो और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने वाली हो। अपनी शैली, विचारधारा और राजनीतिक पेशकश के दम पर कोई भी नेता खलबली पैदा नहीं कर रहा जिससे मोदी की राजनीति को कोई खतरा हो। सवाल उठता है कि मोदी को चैलेंज देने वाला आइडिया क्या हो सकता है। इसका जवाब विपक्ष के किसी भी दल या उनके नेता के पास नहीं है। विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है वो सांप्रदायिकता वर्सेस धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा बहुत पुराना हो चुका है। इस हथियार की धार को जंग लग चुका है। अमीर वर्सेस गरीब की बहस में मोदी से कोई जीत नहीं सकता। विपक्ष के किसी भी नेता के मुकाबले मोदी हमेशा ज्यादा आम आदमी जैसे दिखेंगे। इसी वजह से अडानी अंबानी का ठप्पा उन पर नहीं लग पाया है क्योंकि इस आइडिया में अब दम नहीं है। मोदी मनरेगा से आगे बढ़कर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन देकर, उनके लिए आवास बनाकर, शौचालय के लिए अनुदान देकर और किसानों को मुद्रा लोन देकर पिछली सरकारों से ज्यादा मदद कर रहे हैं। गरीबों को आज जितना कुछ मिल रहा है उतना पिछली किसी भी सरकार ने नहीं दिया था और ये सब बिना किसी भ्रष्टाचार और दिक्कतों के मिल रहा है। मुफ्त रेवड़ियां विपक्ष को आगे बढ़ने में कभी मदद नहीं कर सकती। वे ऐसा जो भी वादा करेंगे मोदी उससे बेहतर वादा कर देंगे। मोदी को चुनौती देने वालों को अब तक तो समझ जाना चाहिए था कि राजनीति को लेन देनवाद में बदलने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेन देन पर भरोसा करने वाला मतदाता हमेशा उसका पक्ष लेगा जो ज्यादा बड़ी बोली लगाएगा। वे मोदी से धर्म के मुद्दे पर नहीं लड़ सकते, चाहे वो कितने भी मंदिरों में मत्था टेकें, अपनी कलाई पर कितने भी धागे बांधे या कितने भी रंग की चादर ओढ़ें। और राष्ट्रवाद, इसका तो भूलकर भी कोई विपक्षी नाम ना ले। इसे पिछले 11 वर्षों से तैयार किया गया है। मोदी विरोधियों के लिए फिलहाल जाति एक पसंदीदा मुद्दा बना है। जाति आधारित दलों के बावजूद जातीय जनगणना का पत्ता खेलकर कांग्रेस कुछ भी हासिल नहीं कर सकी। जिस पार्टी को एक ऐसी विशाल छतरी के रूप में तैयार किया गया था जिसके नीचे सभी को सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी और वे फले फूलेंगे, वही पार्टी जाति की बात करते हुए हास्यास्पद लगती है। कांग्रेस जातीय जनगणना वाली पार्टी का चोला धारण करती है, इसके जरिए सामाजिक न्याय दिलाने का वादा करती है। ऐसा लगता है मानो वो झूठ बोल रही है, जबकि उसे मुख्य धारा की राजनीति के बूते अपना विस्तार करना चाहिए था। वो उसके चारों ओर खाई खोदती दिख रही है। इसके बाद कांग्रेस क्या करेगी? क्या इस खाई में कूदना चाहेगी? जातीय जनगणना के खतरे कर्नाटक में उसकी अपनी सरकार में उभर चुके हैं। अगर किसी ने राहुल गांधी को यह समझा दिया है कि जातीय जनगणना ही वह रामबाण है जो मोदी की गद्दी हिला सकती है, तो हम यही कहेंगे कि उन्हें बेहतर सलाहकारों की जरूरत है।
यह हमें वापस उसी सवाल पर पहुंचाता है जो हमने शुरू में उठाया था कि ऐसा कोई आइडिया है क्या, या कोई ऐसा कोई नेता या कोई राजनीतिक आंदोलन है जो इस खेल को पलट सके। 1969 के बाद से भारतीय राजनीति में केवल 3 बड़े आइडिया उभरे, गरीबी हटाओ, मंडल और मंदिर, जो अलग अलग समय पर सफल रहे। हिंदुत्व पर अभी भी भाजपा का एकाधिकार है और दूसरे दल जब समाजवाद और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तब कोई आकर्षित नहीं होता, कोई उत्साहित नहीं होता। वर्तमान में करीब 20% मतदाता कांग्रेस के साथ हैं और 25% बीजेपी के साथ हैं। बाकी 10-12% मोदी के लिए बोनस जैसे हैं। ये मतदाता कांग्रेस से थककर दूसरे पाले में गए हैं। आप वही पुराने मंत्र जपते रहे तो वे आपकी ओर नहीं लौटेंगे। भारत में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अपने उत्कर्ष के दौर में दिल्ली को इसी तरह जीता था और उसके उलट बाद में पंजाब में भी धर्म जिस तरह राज्य की राजनीति के मुकाबले भारी पड़ा, उसने हथियार डाल दिए। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में मोदी के रहते किसी दूसरे नेता का उभरना दूर दूर तक फिलहाल नहीं दिख रहा। मोदी के लिए असली चुनौती तब खड़ी होगी जब कोई सचमुच नया आइडिया लेकर आएगा। भारत कथित वामपंथ और दक्षिणपंथ की दिशाहीन राजनीति से ऊब चुका है, जो पुराने समाजवाद में कैद है। इसलिए फिलहाल मोदी भारतीय राजनीति के एकमात्र सूर्य बनकर पूरे देश को रोशनी देते रहेंगे। नमस्कार।